हेलो एवरीवन, दिस इज अमन मिश्रा। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 9 साइंस का एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। पूरा नाम तो इसका वर्क, एनर्जी एंड पावर होना चाहिए था, बट आपके चैप्टर में वर्क एंड एनर्जी नाम से है। ठीक है, सो बेसिकली इसमें हमें 3 टॉपिक पढ़नी है। एक तो वर्क पढ़ेंगे हम, फिर उसके बाद एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन फिर हम प्रोसीड करेंगे पावर, और फिर चैप्टर का क्या कर देंगे भाई, दी एंड। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम किसके बारे में, वर्क के बारे में। तो आइए बात करते हैं वर्क क्या होता है। सो देखो भाई, अगर मेरे पास कोई ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये रहा मेरे पास ऑब्जेक्ट है ना, इस पे हमने लगाया फोर्स, इस पे हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया। अब फोर्स लगने की वजह से, फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, ये थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा। मान के चलो पहले यहां पे था, फिर ये उठ के यहां पे आ गया। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना करा, एस करा। तो वर्क जो होता है प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। यानी कि वर्क होने के लिए फोर्स भी लगना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। अगर ये दोनों होगा तभी वर्क होगा, वरना वर्क नहीं होगा। इस दो में से एक जीरो हुआ यानी वर्क भी जीरो। ठीक है, सो वर्क होने के लिए कंडीशन क्या है कि भैया फोर्स भी लगना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, तो आइए पहले वर्क का डेफिनेशन लिखते हैं। वर्क का डेफिनेशन क्या होता है, वर्क का डेफिनेशन होता है वर्क इज डिफाइंड एज product of work is defined as the product of force and displacement। ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं भैया, वर्क कहते हैं। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन हो गया, जो हम इसके फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। तो भाई इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये बन गया वर्क का फॉर्मूला। ठीक है, चलो जरा यूनिट पे बात कर ले रहे भाई। यहाँ पे W क्या है, वर्क है। ठीक है, F क्या है भैया जी, F फोर्स है। ठीक है, और S क्या होता है यहाँ पे, S डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, S डिस्प्लेसमेंट होता है। आ जाओ जरा यूनिट पे बात करते हैं। यूनिट क्या होगा, सो भाई सभी को पता है फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन मीटर ऐसा यूनिट होता है वर्क का। यही न्यूटन मीटर, अगर मैं बोलता हूं क्या, 1 न्यूटन मीटर ही बराबर किसके होता है, जूल के। यानी देखा जाए तो जो जूल है, ठीक है, जूल है, वो है ऐसा यूनिट वर्क का। दोनों ही है, या तो आप ये लिख सकते हो न्यूटन मीटर, ये जो 1 न्यूटन मीटर होता है यही बराबर होता है 1 जूल के। ठीक है, सो न्यूटन मीटर यानी कि जूल। जूल क्या है भाई, जूल यहाँ पे हमारे पास ऐसा यूनिट है। ठीक है, ऐसा यूनिट है किसका, वर्क का, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। अब ऑब्वियसली साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, जूल नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के नाम पे यूनिट का नाम भी रखा गया जूल। ठीक है, क्लियर है भाई। तो ये फॉर्मूला है, ये डेफिनेशन है, और ये हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया। ठीक है, चलिए, बट ये जो वर्क का डेफिनेशन है ना, इसमें हर चीज कवर नहीं होता। ठीक है, तो हम एक वर्क का ऐसा डेफिनेशन लेने वाले हैं जिसमें लगभग सारी चीजें कवर हो जाती हैं। ठीक है, लगभग क्या सारी चीजें कवर हो जाएंगी। बट ये डेफिनेशन पढ़ोगे कब आप, ये डेफिनेशन को पढ़ोगे आप 11वीं क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा डिस्कस कर ले रहे हैं, ताकि ना वर्क किस किस पर डिपेंड करता है उसके बारे में हमें पता चल जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, वर्क का जो रियल फॉर्मूला और डेफिनेशन होता है वो ये होता है, F.S। ठीक है, F.S ये होता है असली फॉर्मूला वर्क का। ठीक है, अब ये डॉट क्या है, आप 11वीं क्लास में आओगे तो पढ़ोगे जो मल्टीप्लिकेशन होती है वेक्टर्स की। वेक्टर सभी को पता है, वेक्टर ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, सो जब जो ये वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर को हम 2 तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक तो डॉट लेकर के और एक क्रॉस लेकर के। इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और या इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा, स्केलर प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, या तो आप इसको डॉट प्रोडक्ट कह लो, ठीक है, डॉट, या इसको हम स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट्स के नाम से जानते हैं। डॉट क्यों, डॉट लगा के मल्टीप्लाई कर रहे हैं। स्केलर क्यों, जब 2 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आता है। सो भाई मुद्दे की बात यह है कि वर्क एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों भैया जी, क्योंकि 2 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लेके हम इसको क्या करते हैं बेटा, आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो क्योंकि फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसका हम स्केलर यानी कि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट हमेशा स्केलर आता है। दैट्स व्हाई वर्क हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इट मींस वर्क के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई, तो स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, इट हैज ओनली डायरेक्शन। ठीक है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। तो अगर मैं एक्चुअल डेफिनेशन की बात करूं वर्क का,
तो यहां पे बनता वर्क का सबसे बेस्ट डेफिनेशन जो हायर क्लास में भी काम आएगा। क्या? वर्क इज द डॉट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है भाई साहब? स्केलर प्रोडक्ट होता है, इसको वर्क कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, ये जो यहां पे देख रहे हो वर्क इक्वल्स टू क्या है? एफ डॉट एस। इस डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं ना तो बस एक छोटा सा फॉर्म आता है क्या इसका? एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अब यार ये कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, 10th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, अब बस इतना याद रखो 9th क्लास के लिए क्या, कि जब भी थीटा 90 डिग्री होता है, थीटा यानी कि एंगल, थीटा बोले तो एंगल, जब भी एंगल भैया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। बस इतना याद रख लो कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होगा तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आपको एक एक चीज चैप्टर में समझ में आएगा। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। वर्क का पहले हमने डेफिनेशन फॉर्मूला डिस्कस कर लिया और यूनिट डिस्कस कर लिया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किसके बारे में? टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्क के कितने टाइप होते हैं? तो भाई वर्क 3 प्रकार का पाया जाता है, मतलब 3 प्रकार के वर्क होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? एक तो होता है भाई साहब पॉजिटिव वर्क। ठीक है, एक पॉजिटिव वर्क होता है भाई। दूसरा होता है नेगेटिव वर्क। ठीक है, दूसरा होता है नेगेटिव वर्क। ठीक है, और जो थर्ड टाइप डिस्कस करेंगे, जिसके लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन आपको अभी से ही दे दिया मैंने, जो कि 10th में पढ़ोगे, वो है कौन सा? जीरो वर्क। ठीक है, तो ये तीनों टाइप के वर्क हम क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? पॉजिटिव वर्क के बारे में। आ जाओ देखते भाई पॉजिटिव वर्क क्या होता है। तो पॉजिटिव वर्क जब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल लेस देन 90 हो। ठीक है, सो पॉजिटिव वर्क होने के लिए कंडीशन क्या है? देखो, व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 से कम होता है। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री, देन वर्क इज पॉजिटिव। वर्क क्या आता है भाई? पॉजिटिव आता है। इसका एग्जांपल दे दो भैया। तो एग्जांपल क्या है? जैसे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने लगाया फोर्स। ठीक है, और फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें। ठीक है, फोर्स लगाने से क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, अब एक डायरेक्शन में ना, ठीक है, दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये कैसा वर्क होता है बेटा? पॉजिटिव वर्क होता है। ठीक है, सो इसका एग्जांपल क्या है बेटा? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर along सेम डायरेक्शन। ठीक है, देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तब वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो क्लियर है भाई? पॉजिटिव वर्क कब होगा? जब एंगल 90 से छोटा होगा। ठीक है, अच्छा, या इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क क्या होता है भाई? पॉजिटिव होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव वर्क क्या होता है भाई? तो नेगेटिव वर्क जब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल ग्रेटर देन 90 हो। ठीक है, चलो, सो नेगेटिव वर्क कब होता है भाई? नेगेटिव वर्क जब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो? ग्रेटर देन 90। ठीक है, चलो, सो when angle between force and displacement is greater than 90 then 90 डिग्री। ठीक है, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, देन फिर वर्क क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल दे दो भैया। तो आ जाओ भाई एग्जांपल देते भाई। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स होता है वो नेगेटिव होता है। क्यों? अभी आ जाओ बता दे रहा हूँ। जैसे ये मेरे पास सरफेस है कोई, ठीक है, रफ सरफेस होगा, क्योंकि भाई रफ सरफेस पे ही फ्रिक्शन लगता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इसके ऊपर हमने रख दिया बॉक्स। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं भाई? इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा करके खींच रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स लगा करके खींच रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने इस पे फोर्स लगाया, तो भाई फोर्स लगाया तो मोशन की टेंडेंसी किधर ही है? ऑब्वियसली मोशन की टेंडेंसी एक्सटर्नल फोर्स के अलॉन्ग होगा। ठीक है, सो भाई मोशन हमारा जिधर हम फोर्स लगाएंगे उधर ही तो मोशन होगा, ऑब्वियसली, है ना? ठीक है,
अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे ये बता दो कि अगर फोर्स इधर लग रहा है, मोशन होने की टेंडेंसी या मोशन हो रहा है इधर से इसी डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन का फोर्स कहां लगेगा? तो आप सभी को पता है कि फ्रिक्शन का फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में सरफेस इन कांटेक्ट पे लगता है। मतलब दो ऑब्जेक्ट जो हैं इनके जो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं ना, इसी कांटेक्ट में सरफेस जो दोनों कांटेक्ट में है, ठीक है, इन्हीं इन्हीं सरफेस के बीच में क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। और फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है? फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है? अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। मतलब मोशन इधर होने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन हमेशा पीछे लगेगा। तो इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा भाई साहब? फ्रिक्शन हमेशा पीछे लगेगा। क्यों? बिकॉज फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो ध्यान से देखो तो भाई डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, और फ्रिक्शन का फोर्स कहां लग रहा है? पीछे लग रहा है। एंगल कितना हो गया? 180, ठीक है। सो भाई जब फोर्स हमारा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी कि 180 डिग्री पे लगता है, तो उस समय जो वर्क आता है क्या होता है? नेगेटिव वर्क होता है, ठीक है। सो इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आ जाइए लिखते हैं बेटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। चलिए, सो इसका एग्जाम्पल क्या है? नेगेटिव वर्क का एग्जाम्पल क्या है? नेगेटिव वर्क का एग्जाम्पल क्या है? वर्क डन, ठीक है, by the frictional force या by the friction force is नेगेटिव, ठीक है भाई। फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि दोनों फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी कह सकते हो कि जब एंगल 90 से बड़ा होता है तो क्या होता है भाई? हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, इसका कोई मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है क्या? है, पर वो 11th क्लास में पढ़ोगे। बट मैं चाहूँ तो भी बता सकता हूँ। जैसे कि मैंने पढ़ा क्या, फोर्स के फॉर्मूले को एक्सपेंड करते तो एफ एस कॉस थीटा आता है, ठीक है। जब कॉस 180 होता है ना तो -1 वैल्यू होती है, यानी कॉस 180 की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसलिए आपका यहाँ पे वर्क क्या है? नेगेटिव है। देखो ना, एंगल 180 है, कॉस 180 -1 होता है, इसलिए बेटा क्या आता है? इसलिए यहाँ पे फोर्स क्या है? नेगेटिव। तो मैथमेटिकल आप एक्सप्लेनेशन को समझ पाओ, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला अभी से बता दिया। इस पर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ना ही आपसे कोई पूछेगा, बस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये फॉर्मूला समझ लो, ठीक है। चलो, तो क्योंकि सभी को पता है cos 180, पता तो नहीं है, पता चलेगा, ठीक है। cos 180 डिग्री क्या होता है? -1 होता है। अब -1 है तो जरा फॉर्मूला लगाओ। वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क का फॉर्मूला रियलिटी वाला होता है, एफ एस cos 180 डिग्री, ठीक है। अब cos 180 डिग्री क्या हो गया? माइनस हो गया, -1। तो आंसर क्या आ गया? वर्क भाई साहब तुम्हारा किस में आ गया? नेगेटिव में आ गया ना। वर्क किस में आ गया? नेगेटिव में आ गया। चलो, 9th क्लास के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बस एग्जाम्पल और इसका डेफिनेशन कि भाई नेगेटिव वर्क कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 से बड़ा हो। एग्जाम्पल क्या? वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जीरो वर्क की तरफ, ठीक है। जीरो वर्क कब होता है? जीरो वर्क कब होता है? तो आ जाओ इसको समझते हैं। जीरो वर्क जब होता है, अभी हमने पढ़ा क्या, जब एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 से छोटा है तो पॉजिटिव वर्क, 90 से बड़ा है तो नेगेटिव वर्क, और 90 हो जाए तो, अगर 90 हो जाए तो क्या होता है? जीरो वर्क होता है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है भाई? when angle between force and displacement is 90 डिग्री, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाए। मान के चलो भाई फोर्स ऐसे ऊपर लग रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एंगल कितना हो गया? एंगल 90 डिग्री। तो इस केस में वर्क जीरो हो जाएगा। ऐसे कैसे मान ले? तो आ जाओ भाई, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इसका। इसलिए तो आपको ये वाला फॉर्मूला अभी बता दिया मैंने कि cos 90 डिग्री क्या होता है? जीरो होता है। इस वाले फॉर्मूले में पुट करो। देखो, मान के चलो क्या, एक वो फेमस एग्जांपल लेते हैं पुली वाला, ठीक है। वो बहुत बोलते हैं ना कि भाई कि 90 डिग्री पे जब हम वर्क करते हैं, ठीक है, तो उसका 90 डिग्री पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो वर्क उसके कारण जीरो होता है, तो हमें कुली को पैसा देना ही नहीं चाहिए। भाई ऐसी बात नहीं है, कुली वर्क करता है, ठीक है। सारे फोर्स के द्वारा वर्क डन कुली पे जीरो नहीं होता, ठीक है। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो होता है। जैसे मान के चलो भाई हमारा कुली है, ठीक है। अच्छा, ये क्या कर रहा भाई? अपने सर पे सामान उठाया। सर पे क्या उठाया भाई साहब? सामान उठाया, ठीक है। सो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा, हाँ या ना? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि mg, अरे वही वेट बराबर क्या होता है भाई साहब? mg। म्यूजिक mg याद करवाया था, ठीक है। तो वेट बराबर होता है क्या? mg। वेट बराबर क्या होता है? mg। तो ये वाला फॉर्मूला आपको करवाया था, यानी भैया वेट क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो होता है जो एक्टिंग होता है, जो एक्ट कर रहा होता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, है ना, ठीक है। सो वेट वाला फोर्स हमेशा नीचे लगता है और कुली मूव आगे कर रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट बेटा इधर हो रहा है। एंगल कितना है? 90 है भैया जी, और जब 90 होता है तो वर्क क्या आएगा? जीरो आएगा। तो व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री,
देन वर्क इज जीरो। वर्क क्या होगा भाई? जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, कैसे मान ले, आ जाओ प्रूफ करते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? वर्क का फॉर्मूला आपको बताया था कि वर्क बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है भाई साहब? 90 डिग्री है, पुट करो वैल्यू। ठीक है, फोर्स कितना लग रहा है? mg। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? s। cos थीटा यहाँ पे क्या हो गया? cos 90 डिग्री। और भाई अभी मैंने बताया cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तो जीरो से मल्टीप्लाई मारोगे तो पूरा टर्म क्या हो गया भाई साहब? जीरो। तो वर्क बराबर क्या हो गया? जीरो। ठीक है, सो ये लो भाई। ठीक है, तो वर्क डन जो कुली के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा हो रहा होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कुली कोई काम नहीं कर रहा भाई। ठीक है, वर्क कर रहा है बट वो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क जीरो है। तो फिर थकता क्यों अगर वर्क इसका जीरो आ रहा है? तो वर्क ना फ्रिक्शन फोर्स की वजह से थकता है। ठीक है, सो बेसिकली वर्क फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जीरो नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जीरो आता है वर्क। फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क हो रहा होता है। ठीक है, जब चल रहे होते हैं तो भाई फ्रिक्शन फोर्स भी लगता है, हम जमीन को पुश करते हैं पीछे तो जमीन हमें आगे पुश करती है, उस समय फ्रिक्शन भी लग रहा होता है बेटा। ठीक है, सो फ्रिक्शन के वजह से यहाँ पे वर्क जीरो नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन है बेटा। ठीक है, यहाँ पे पीछे फ्रिक्शन लग रही है और ये फ्रिक्शन फोर्स के वजह से वर्क जीरो नहीं होता है, इसी वजह से कुली थक जाता है, फिर हम कोई सामान उठाते तो थक जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कुली को पैसा नहीं देंगे भाई, मेहनत कर रहा वो। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट तो वर्क कर रहा ना, वो तो जीरो नहीं है ना, तो कैसे पैसा नहीं दोगे आप? चलो भाई ठीक है, सो ये मिसकंसेप्शन हटा लो कि भाई कुली ने वर्क ही नहीं करा। ठीक है, सारे फोर्स के द्वारा वर्क जीरो नहीं थी, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क जीरो होती है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जीरो नहीं होती है, इसलिए भाई हम थक जाते कोई भी सामान को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, चलिए, सो इसके वैसे जीरो वर्क के बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कि कैसे? जैसे हमारे पास ये सन है। ठीक है, ये सन है। ठीक है, सभी को पता है सन का चक्कर लगा रहा होता है पृथ्वी, है ना? अच्छा, पृथ्वी का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है ऐसे टेंजेंशियल, है ना? अच्छा, पर इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है भैया। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा लगता है? सेंटर की तरफ। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में एंगल कितना है? 90 है। तो इस समय भी वर्क क्या आएगा? जीरो आएगा। तो वर्क डन ऑन अर्थ, ध्यान से सुनना, वर्क डन ऑन अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। वर्क डन ऑन अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। तो एक तो ये डाल सकते हो एग्जाम्पल में, खुद लिख लेना क्या? वर्क डन ऑन अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। इसमें एग्जांपल क्या लिख सकते हो बेटा? इसमें लिख सकते हो क्या? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कुली इज जीरो। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जीरो नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये अपने आप दो एग्जांपल लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये हमने टाइप्स ऑफ वर्क कर लिया, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या फिर साथ साथ आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, बेटर होगा कि आप लोग ना साथ साथ नोट डाउन करो। ठीक है, क्योंकि यार ऑनलाइन में ना मेरे को मतलब पर्सनली सबसे बड़ा डिमेरिट यही लगता है बैकलॉग का। और बैकलॉग क्यों होता है? क्योंकि हम ना टीचर के साथ साथ सिर्फ बस लेक्चर देख रहे हैं, हम मूवी देख रहे हैं भाई। अब मूवी थोड़ी देख रहे हो यार, पढ़ाई कर रहे हो ना आप लोग। ठीक है, तो साथ साथ नोट करो, तो एक्टिव स्टडी कहते हैं। अब बस आराम से तुम रजाई के अंदर सो करके मूवी देख रहे हो, तो भाई उससे तुमने से पढ़ाई नहीं करी है, उसे स्टडी नहीं करते, उसे मूवी देखना कहते हैं। ठीक है, और यकीन मानो जो भी पढ़ोगे वैसे 80% भूल जाओगे। ठीक है, और दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है? दूसरा, एक बार लेक्चर खत्म हो गया, ठीक है भाई मूवी खत्म हो गई, उसके बाद नोट ही नहीं कर रहे हम, मन ही नहीं करता भाई। अब तो लगता है यार हम तो 2 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटे का लेक्चर देख लिया, अब तो नोट ही नहीं करेंगे। उसके वजह से बैकलॉग लग जाता है, एक दिन का काम फिर 2 दिन रह जाता है, 3 दिन, ऐसे करके फिर आपका मतलब एंटायर सिलेबस पेंडिंग रह जाता है। उसके बाद में फिर आप रिवीजन के लिए दौड़ते रहते हो, दूसरे के नोट्स मांगते रहते हो, और दूसरे के नोट्स कभी समझ में नहीं आते हैं। बेस्ट नोट्स वो होता है जो हम क्लास लेते समय नोट करते हैं। ठीक है, वो सबसे बेस्ट नोट है। तो बेटर होगा कि भाई वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते रहो। चलिए, बहुत होगी ज्ञान की बात, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या पढ़ा? वर्क क्या होता है, डेफिनेशन देखा हमने, वर्क का फॉर्मूला देखा, यूनिट होता है ये। ठीक है, अच्छा, यूनिट जूल होता है, फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए आगे बात करते हैं, क्या वर्क कितने प्रकार के होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पॉजिटिव कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो? 90 से छोटा, 90 से बड़ा, 90 से छोटा। ठीक है, जब 90 डिग्री से ज्यादा एंगल हो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच में तो क्या होता है? वर्क नेगेटिव होता है। और जब 90 हो जाए तो क्या होता है? जीरो। ठीक है, और फिर हमने इनके एग्जांपल्स वगैरह करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। तो यहाँ पे हमारा वर्क का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, अब आपसे एक छोटा सा सवाल जो कि पूछ लिया जाता है कभी कभार 1-2 नंबर में, क्या कि वर्क डिपेंड्स अपॉन वर्क किस किस पे डिपेंड करता है?
ठीक है, वर्क किस किस पर डिपेंड करता है। तो वर्क का ना एक्चुअल फॉर्मूला देखो, वो सब बता देगा वर्क किस किस पर डिपेंड करता है। अभी हमने देखा एंगल चेंज करने से वर्क चेंज हो रहा था, हाँ भैया ठीक है। इससे पहले हमने देखा, देखो इस फॉर्मूले में अगर तुम फोर्स जीरो करो तो वर्क जीरो हो जाएगा। अब तुम मान के चलो कहीं तुम धक्का लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, जैसे कि इस पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, ये हिल ही नहीं रहा, डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा, ठीक है, तो डिस्प्लेस नहीं हुआ यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो भी वर्क जीरो। यानी कि भैया वर्क फोर्स पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, और एंगल पे भी तो डिपेंड करता है। देख रहे हो, एंगल चेंज होने से वर्क भी चेंज हो रहा है, ठीक है। सो वर्क कितने फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, कितने चीजों पे डिपेंड करते हैं, 3 पे। सबसे पहला क्या है भैया जी, सबसे पहले तो फोर्स है, मेन तो यही है, इसी से मोशन कराओगे, इसी से डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे भाई किस पे डिपेंड करता है, सेकंड नंबर पे डिपेंड करता है किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे। अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो फिर वर्क किस बात की। तीसरा 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 किस पे डिपेंड करता है, थीटा, यानी कि एंगल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। देखो हम वैसे तो मैं साथ साथ भी न्यूमेरिकल करवा सकता हूँ, बट वो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करने वाले, सारे कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे और फिर न्यूमेरिकल का एक अलग ही सीरीज में डाल दूंगा, ठीक है। पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल करवा दूंगा 1 या 2 घंटे में, ठीक है, उसकी अलग से वीडियो डाल देंगे। चलो अब थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं जिससे न्यूमेरिकल बनता है। अभी हमने फोर्स का फॉर्मूला क्या देखा, सॉरी वर्क का फॉर्मूला क्या देखा। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स, सॉरी हाँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सवाल में आपको डायरेक्ट फोर्स नहीं दिया होगा, आपको क्या दे सकता है, फोर्स बराबर क्या दिया होगा, मतलब फोर्स ना दे करके ऑब्जेक्ट का मास दे दिया होगा और एक्सलेशन दे दिया होगा, ठीक है। सो इसको उठाओ और इसमें चिपकाओ, तो वर्क का फॉर्मूला क्या बन गया, वर्क का फॉर्मूला गया मास इंटू एक्सलेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, ऐसे दे देगा, है ना। अच्छा, या फिर आपको एक्सेलरेशन भी नहीं दिया हो सवाल में, हो सकता है एक्सेलरेशन आ दिया हो, तो आपको एक्सेलरेशन के बारे में कुछ ना कुछ दे देगा, या तो फाइनल वेलोसिटी दे देगा, नहीं तो इनिशियल वेलोसिटी दे देगा, नहीं तो बोलेगा क्या कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ब्रेक लगाने के बाद फाइनली स्टॉप होगी बॉडी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जीरो, यानी कुछ ना कुछ आपको आइडिया दे देगा, इससे आपको वी यू इसके बारे में पता चल जाएगा। अच्छा, तो वो वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है व्यू वी माइनस यू अपॉन में टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यही तो होता है एक्सेलरेशन। अरे इसी को तो ऐसे लिखते हो, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। अब इसको उठाइए ए की वैल्यू और इसमें चिपकाइए, तो वर्क का एक और फॉर्मूला बन गया, कौन सा बन गया, कौन सा बन गया, देखो एम वी माइनस यू अपॉन में टी इनटू में एस, ठीक है। तो एक तो सवाल आपको ऐसे आ सकता है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है भाई साहब, टाइम भी नहीं देते हैं, ठीक है, टाइम नहीं देते हैं, आपसे क्या कर देगा, मान के चलो कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, कुछ दूर चलते ही है, घर से निकलते ही, गाना नहीं गाना, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया भाई, वी हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टाइम नहीं दिया यहाँ से यहाँ जाने में, बस बोल दिया कि जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा था तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करा, एस डिस्प्लेसमेंट कवर करा भाई साहब, एस डिस्प्लेसमेंट कवर करा, ठीक है। सो क्या यहाँ से हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हाँ, ऑब्जेक्ट का मास जरूर दे दिया होगा, ठीक है, मास जरूर दे दिया होगा, ठीक है। सो भाई यहाँ से हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट याद करो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। एक्सेलरेशन नहीं दिया पर निकाल सकते, कैसे, इन दोनों को इधर फेंक दो, मल्टीप्लाई डिवाइड जाएंगे, तो a का फॉर्मूला क्या हो गया, वी स्क्वायर यू स्क्वायर बराबर 2s, ठीक है, ये एक्सेलरेशन दे दिया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आपको टाइम ना देकर के भी पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, उससे निकाल दोगे, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन की यार ये वाला वैल्यू पुट कर दो इसमें एक्सेलरेशन की, अगर एक्सेलरेशन की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे उठा करके, तो वर्क का एक और फॉर्मूला बन जाएगा, कौन सा, मास। अब इस बार एक्सेलरेशन की ये वाली वैल्यू पुट नहीं करनी है, इस वाले को पुट करना, तो क्या हो गया, वी स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, ठीक है, और इनटू में क्या बेटा, इनटू में s है, ठीक है। हाँ, वो एस कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेना, बट बाकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देगा वो सॉल्व करोगे, आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन कर देते हैं हाथ साफ करने के लिए थोड़ा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कर रहे बेटा, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है, जिसका मास कितना है, जिसका मास कितना है 10 kg है, मास कितना है 10 kg है, ठीक है। चलिए इसमें हमने लगाया भाई साहब फोर्स, ठीक है, इसमें क्या लगा हमने, फोर्स, जिसके वजह से हुआ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितना हुआ, लेट सपोज डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का हो गया, ठीक है, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कुछ दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, जैसे कि मान लो कितना, 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी होगी, ठीक है। कुछ दूर चलते ही इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्यों चेंज होगी भाई, फोर्स लग रहा तो एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो लेट सपोज क्वेश्चन में दे रखा है क्या, फाइनल वेलोसिटी कितना 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 ले ले, 36 किलोमीटर
पर आर दे रखा है। ठीक है, चलिए भाई इतना डाटा गिवन है। अच्छा, एक डाटा और गिवन है क्या, कि यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा, तो लेट सपोज यहां से आने में 4 सेकंड का टाइम लग रहा। ठीक है, पूछ क्या रहा है, फाइंड वर्क, फाइंड वर्क। ठीक है, बढ़िया सवाल हो गया, सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का भी और वर्क का भी। ठीक है, चलिए तो वर्क निकालना भाई, तो वर्क निकालने के लिए आज क्या चाहिए भैया हमें, वर्क निकालने के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट तो दिया भाई साहब, पर फोर्स नहीं दिया, क्या निकाल नहीं सकते, निकाल सकते भाई। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सलेशन। भैया एक्सलेशन भी नहीं दिया, अब क्या करें, तो कोई बात नहीं, मास दिया है, हाँ तो लिखो फिर। मास दे रखा कितना, मास कितना दे रखा 10 kg। ठीक है, मास दे रखा 10 kg, तो 10 kg मास लिख दो। एक्सलेशन नहीं दिया, निकाल सकते एक्सलेशन, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में टी, यही फॉर्मूला होता है ना। चलो ये वाला कैलकुलेशन साइड में कर लेते हैं। एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में टी, है ना। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर। और अगर आपने इस वैल्यू को ऐसे उठा के इसमें रख के सॉल्व करके आंसर पुट कर दिया, आंसर गलत आएगा आपका, गलत नहीं आएगा, बट जो स्टैंडर्ड वैल्यू में चाहिए वो आपका नहीं आएगा। मतलब हमें जो न्यूमेरिकल का आंसर लाना होता है ऐसा यूनिट में लाना होता है। और ध्यान से देखो, क्या किलोमीटर पर आवर ऐसा यूनिट होता है वेलोसिटी का, नहीं, क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है ना। तो पहले इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में, कैसे करें, तो एक शॉर्ट ट्रिक होता है, जब भी वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दिया हो तो उसको किलोमीटर पर आवर में दिया तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, बस 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसको कर दो मल्टीप्लाई किससे, 5/18 से, काटो इसको, 18 2 जा 36, 5 2 जा 10। ठीक है, सो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड आ गया भाई भी, है ना, मीटर पर सेकंड में। ऐसे इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए बेटा, इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे 18 1 जा 1, 18 हाँ ऑब्वियसली 1 बार में 1 टाइम में कट गया, 5 1 जा आ गया 5 आ गया मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास यू आ गया ऐसा यूनिट में, और वी भी आया, बस पुट कर दो, आंसर आ गया भाई, मतलब ए एक्सलेशन आ गया। वी कितना 10, यू कितना 5, टाइम कितना है 4 है, सॉल्व करिए कितना आंसर आ गया।